हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप हेल्दी होंगे, खुश होंगे और स्ट्रेस फ्री होंगे। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी शब्द और पद में अंतर और पद के भेद। पद के भेद में आ जाएगा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अवयव। ठीक, आज ये लास्ट चैप्टर है व्याकरण का, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगी। इसके बाद ये 9th और 10th का जो व्याकरण है वो खत्म हो जाएगा। ठीक, आपको कोई भी समस्या हो या समझ में नहीं आए तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाके, मैं उसको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए स्टूडेंट, पढ़ना शुरू करते हैं। शब्द और पद में अंतर, कि शब्द और पद में क्या अंतर है। शब्द जब तक कोश में रहते हैं शब्द कहलाते हैं, मतलब जब तक शब्दों को कोश में हम रखते हैं वो क्या कहलाएंगे? शब्द। और जब वे वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो विभक्तियों से युक्त होकर पद कहलाते हैं। और जब हम उसका वाक्य बनाते हैं और उसमें विभक्तियां प्रयुक्त होती हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? पद। जैसे लड़की, लड़की एक क्या है? शब्द। अब इसको जब हम वाक्य बनाएंगे, जैसे लड़की खाना खा रही है, तो ये क्या बन गया? पद। लड़कियां खाना खा रही हैं, ये भी क्या बन गया? पद। लड़कियों को खाना खाना चाहिए, ये भी पद बन गया। लड़कियों खाना खाओ, ये भी क्या बन गया? पद। ध्यान दीजिए, वाक्य में प्रयुक्त लड़की, लड़कियां, लड़कियों, लड़कियों चारों पद हैं। ठीक है, शब्द नहीं है। ठीक है, क्या है? ये शब्द नहीं है क्योंकि ये वाक्य में प्रयोग हो गए तो क्या कहलाने लग गए? पद। इनमें विभक्तियां लगी हैं, ये कर्ता की भूमिका का निर्वाह कर रही हैं। इसमें क्या लग गई? विभक्तियां लग गई। इसलिए जब विभक्तियां लगती हैं तो ये क्या बन जाते हैं? पद बन जाते हैं। और किसकी भूमिका निभाते हैं? कर्ता की। ठीक है, यहां प्रश्न उठता है कि प्रथम वाक्य में प्रयुक्त लड़की शब्द में तो कोई विभक्ति नहीं लगी है, जैसे सिर्फ लड़की खाना खा रही है, कहते इसमें कोई विभक्ति नहीं लगी है, इसलिए क्या यह शब्द है? फिर पूछा गया है क्योंकि जब विभक्ति लगती है तभी शब्द क्या बनते हैं? पद बनते हैं। कहते लेकिन इस लड़की में तो कोई विभक्ति नहीं लगी है, तो क्या फिर भी ये पद है? तो कहा गया है इसमें शून्य विभक्ति लगी है। कई शब्दों में शून्य विभक्ति लगकर भी पद बन जाता है। ठीक है, वह वाक्य का भी इन अंग है कि लड़की खाना खा रही है। अगर हम सिर्फ लिख दे खाना खा रही है, कौन खाना खा रही है नहीं पता। जब हमने इसको लड़की खाना खा रही है कर दिया तो इसका एक अर्थ निकल गया कि एक लड़की है जो खाना खा रही है। इसलिए इसमें जो लड़की है इसमें क्या लगी है? शून्य विभक्ति लगी है, और ये भी क्या कहलाएगा? पद कहलाएगा। आगे है पद में प्रयुक्त शब्दों के भेद। ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है कोशीय और एक होता है व्याकरणिक। कोशीय क्या होता है? जो शब्द पद में प्रयुक्त होने पर भी कोशगत अर्थ का वहन करें वे क्या कहलाते हैं? कोशीय शब्द कहलाते हैं। जैसे कि जो शब्द पद, जैसे ये शब्द पद बना हुआ है। अब कहते हैं कि पद में इस्तेमाल होने के बाद भी कोशगत अर्थ निकले जिनका, तो उनको क्या कहेंगे? कोशीय शब्द कहेंगे। जैसे तू अब खाना खा ले, मेरी ओर से यह भेंट ले। अब इसमें प्रथम वाक्य में ले तथा दूसरे वाक्य में ले और ले में अंतर है। दूसरे वाक्य का ले का वही अर्थ है जो कोश में है, अतः यह कोशीय शब्द है। जैसे मेरी ओर से भेंट ले, तो इसमें मेरी और ले का एक ही अर्थ है, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे? कोशीय अर्थ। अब दूसरा क्या है? पहले वाक्य में प्रयुक्त ले शब्द खाना क्रिया को रंजकता को बढ़ा रहा है, जैसे तू अब खाना खा ले। ठीक है, अतः इसका अर्थ कोशीय नहीं है। इसका कौन सा अर्थ निकला है? ये कौन सा शब्द है? व्याकरणिक शब्द है। इसलिए इनको क्या कहेंगे कि हम कह सकते हैं कि वाक्य में कोशीय अर्थ की बजाय व्याकरणिक भूमिका निभाने वाले शब्दों को व्याकरणिक शब्द कहते हैं। क्या है? सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है और अव्यय है। ठीक है, हर एक की व्याख्या हम अलग अलग प्रकार से करेंगे। और संज्ञा के भी अलग प्रकार है, मतलब संज्ञा के भी प्रकार आएंगे, सर्वनाम के भी प्रकार आएंगे, विशेषण के भी प्रकार आएंगे, क्रिया के भी प्रकार है और अवयव के भी प्रकार है। पहला लेते हैं संज्ञा। इंग्लिश में इसको कहते हैं नाउन। क्या होते हैं? संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है सम प्लस ज्ञा, या सम, इसको न की व्यवस्था सन प्लस ज्ञा, अर्थात सम्यक ज्ञान कराने वाला। सम्यक मतलब संपूर्ण ज्ञान कराने वाला। अतः किसी भी वस्तु, व्यक्ति, गुण, भाव, स्थिति का परिचय कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। सम्यक ज्ञान कराने वाला, संपूर्ण ज्ञान कराने वाला।
अतः किसी भी वस्तु, व्यक्ति, गुण, भाव, स्थिति का जो शब्द परिचय कराते हैं उनको हम संज्ञा कहते हैं। या दूसरी तरफ से हम कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थिति या गुण के नाम को संज्ञा कहा जाता है। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है? संज्ञा शब्दों को बिना भाषा बन ही नहीं सकती। अगर हम संज्ञा नहीं लगाएं शब्दों में तो भाषा नहीं बन सकती। ठीक है, जब हम कोई बात कहते हैं या करते हैं या पूछते हैं तो अनजाने में संज्ञा शब्दों का प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए ये उदाहरण दे दिए गए हैं, मोहन कलकत्ता में निवास करता है। तो संज्ञा इसमें क्या आ गई? मोहन, कलकत्ता और निवास। मोहन नाम हो गया किसी का, व्यक्ति का, कोलकाता स्थान का नाम हो गया, और निवास मतलब रहना, जगह। तो हमने इन सब संज्ञाओं का इसमें प्रयोग किया और ये क्या बन गया? आपका एक वाक्य बन गया। दूसरा, गंगा हिंदुओं के लिए पवित्र नदी है। ठीक है, इसमें गंगा हिंदुओं और नदी क्या होगी? संज्ञा होगी। गाय एक उपयोगी पशु है। ठीक, बुढ़ापा दुखों का घर है और यौवन आनंद का। इसमें बुढ़ापा, दुखों, घर, यौवन, आनंद, ये सब क्या आ गया? ये सब आ गई संज्ञाएं। ठीक है, ये संज्ञा है। ठीक, गाय एक उपयोगी पशु है। ठीक है, तो गाय और पशु क्या होगी? संज्ञा। ऐसे बुढ़ापा दुखों का घर है और यौवन आनंद का। बुढ़ापा, दुखों, घर, यौवन और आनंद क्या हो गई? संज्ञा। अब उपयुक्त वाक्यों में मोटे छपे शब्द संज्ञा शब्द है, जैसे मैंने बताया, जिसके बिना बात कही नहीं जा सकती। अगर हम इन दोनों चीजों को हटा दें, गाय को और पशु को, एक उपयोगी है। कोई बात आपको समझ में आई? एक उपयोगी है। क्या उपयोगी है? हमने कुछ नहीं बताया। जब हमने इसमें संज्ञा जोड़ दी, गाय एक उपयोगी पशु है, तो हमें बात का मतलब समझ में आ गया। गंगा हिंदुओं के लिए पवित्र नदी है। अगर हम संज्ञा हटा दें, गंगा हिंदुओं नदी के लिए पवित्र है, तो किसके लिए पवित्र है? कुछ नहीं पता चलता बात का। जब हमने ये संज्ञा इसमें लगाई, गाय, गंगा हिंदुओं के लिए पवित्र नदी है, तब हमें इस वाक्य का मतलब समझ में आया। तो क्या है कि संज्ञा के बिना कोई बात ठीक से कही नहीं जा सकती। ये संज्ञा का महत्व हो गया। चलिए संज्ञा के भेद करते हैं। संज्ञा 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक। जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान या विशेष प्राणी के नाम का बोध कराते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या आ जाएगा? विशेष व्यक्ति आ जाएगा, विशेष वस्तु आ जाएगी, विशेष स्थान आ जाएगा, विशेष प्राणी आ जाएगा। जैसे हम किसी स्टेट का नाम ले बिहार, और बिहार में हम ले नाम पटना, तो पटना क्या हो गया? विशेष स्थान। लड़का, लड़के में हम किसी का नाम ले लें रवि, तो लड़का तो पूरा आ गया, सब लड़के आ गए उसमें, लेकिन विशेष नाम क्या हो गया? रवि। ऐसे नदियां, नदियां तो बहुत सारी है, लेकिन हम सिर्फ बोले गंगा, तो नदियों में विशेष क्या हो गई? गंगा। तो ये गंगा, रवि, पटना, ये सब क्या हो गए? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब लेते हैं हम जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में किसी भी चीज की जाति का वर्णन किया जाता है, जाति के बारे में बताया जाता है। जैसे जो शब्द किसी प्राणी, पदार्थ या समुदाय की पूरी जाति का बोध कराए, उसे क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा। जैसे मनुष्य, मनुष्य में सब मनुष्य आ गए, नर सारे आदमी आ गए, नारी सारी औरतें आ गई, ग्रंथ सारे ग्रंथ आ गए, पर्वत सारे पर्वत आ गए, कुत्ता, हाथी, फल, ठीक है, नगर, प्राण, देश, नदी, झरना, पुस्तक आदि, ये सब शब्द पूरी जाति के परिचायक हैं। किसी एक मनुष्य, एक नर, एक ग्रंथ या एक प्रांत की चर्चा नहीं करते, ये सब के बारे में बताते हैं। ठीक है, अगर मैं बोलूं पर्वत तो इसमें सारे पर्वत आ जाएंगे। अगर मैं बोलूं नदियां तो इसमें सब नदियां आ जाएंगी, गंगा, जमुना, सरस्वती। अगर मैं बोलूं लड़का तो इसमें रवि, श्याम, सुंदर, मोहन, सब लड़के आ जाएंगे। लड़की, इसमें सीता, गीता, सब लड़कियां आ जाएंगी। तो इससे किसी जाति विशेष के बारे में बताया गया है। जैसे पहाड़, पहाड़ क्या है? उसकी जाति है, किसकी? हिमालय की, तो इसमें सारे पहाड़ आ जाएंगे, केवल एक विशेष ही नहीं आएगा, हिमालय नहीं आएगा, सारे पर्वत आ जाएंगे। लड़की, इसमें सारी लड़कियां आ जाएंगी, कोई विशेष मैंने नाम नहीं लिया, तो उससे जाति बताई गई है। ठीक है, तो ये जातिवाचक संज्ञा इसको कहा जाता है। ये 2 प्रकार की होती है, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। द्रव्यवाचक में आ जाएगा किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध कराने वाले शब्द को द्रव्यवाचक कहते हैं। अब उदाहरण दिया गया है, द्रव्य क्या हो गया? सोना, चांदी, ऊन, लकड़ी, तांबा, इसमें मटीरियल आ जाएंगे सारे। ठीक है, समूहवाचक में मतलब ग्रुप में जो होगा, जिस शब्द में किसी समूह या समुदाय का ज्ञान हो। जैसे
सेना, सेना में सारे जवान आ जाएंगे। कक्षा में सारे स्टूडेंट्स आ जाएंगे। परिवार, परिवार के सब सदस्य आ जाएंगे। झुंड में सारे जानवर आ जाएंगे। भीड़ में सारे लोग आ जाएंगे, लड़के लड़कियां, छोटे बड़े बूढ़े। जुलूस, जुलूस में भी जो भी लोग शामिल होंगे वो सब आ जाएंगे। ठीक है, तो ये एक समूह का ज्ञान कराते हैं। ठीक है, आगे है भाववाचक संज्ञा। थर्ड संज्ञा का पॉइंट है भाववाचक। भाववाचक में क्या होता है, इसमें किसी गुण, दशा, कार्य, भाव या स्वभाव का बोध कराते हैं, उन्हें कहते हैं भाववाचक। जैसे गुण दोष क्या हो गए, लंबाई, चौड़ाई, सुंदरता, कुरूपता, ठीक है, चतुरता, ये किसी भी चीज के गुण और दोष होते हैं। ठीक है, लकड़ी मोटी होती है, पतली होती है, लकड़ी का गुण हो गया। सूखी है या गीली है, ये लकड़ी का क्या होगा, गुण। लड़की का कहते हैं मधुर बोलती है, कड़वा बोलती है, ये उस लड़की का गुण हो गया। ऐसे ही दशा, किस दशा में, बुढ़ापा, यौवन, बूढ़ा है, यौवन है, बचपना है, ठीक है, प्यासा है, भूखा है, ये क्या होगी, उसकी दशा होगी। भाव क्या होते हैं कि किस भाव से काम कर रहा है। भाव हम जो अंदर के भाव होते हैं, स्वार्थ, सत्यता, आशा, क्रोध, शांति, मित्रता, ये सब क्या होते हैं, भाव होते हैं। कार्य, कार्य जैसे सहायता करना, प्रशंसा करना, सलाह देना, ये क्या होते हैं, कार्य। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक के रूप में प्रयोग करना। व्यक्तिवाचक मैंने बोला, व्यक्ति विशेष, जैसे गाय में धेनु गाय होगी तो ये क्या होगी, व्यक्तिवाचक, और उसकी जाति क्या होगी, वो गाय है। ठीक है, तो कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक में प्रयोग करना। तो कई बार व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक के रूप में प्रयुक्त की जाती है, जैसे विभीषणों से बचें। ठीक है, अब विभीषण तो रावण का भाई था, विशेष व्यक्ति है, लेकिन उसकी जाति क्या बता दी कि वो कैसा था, अपने कुल का नाश करने वाला था। तो जितने भी कुल के नाश करने वाले हैं, घर के भेदी हैं, उनसे उसको व्यक्तिवाचक से जातिवाचक में परिवर्तित कर दिया गया। ठीक है, समझ में आ गया, विभीषणों से बचे। अगला देखते हैं, इन्हीं जयचंदों के कारण देश पराधीन हुआ। ठीक है, जयचंद एक व्यक्ति विशेष का नाम है, लेकिन जयचंदो लिख दिया, उसको किस में बदल दिया, जातिवाचक में बदल दिया उसको, कि इन्हीं नेताजी के बलिदान से धरती पर अनेक सुभाष पैदा हो गए। सुभाष चंद्र बोस, नेताजी एक व्यक्ति विशेष है। ठीक है, अब उसको जाति विशेष में बदल दिया गया कि देशभक्त बना दिया गया, कि नेताजी के बलिदान से भारत पर अनेक सुभाष पैदा हो गए। ठीक है, तो इनमें हमने देख लिया कि ये सब क्या थे, विभीषण, जयचंद, सुभाष, ये सब क्या है, ये है व्यक्ति विशेष, और इसको किस में बदल दिया, जातिवाचक में। ठीक, कई बार जातिवाचक से अब इसको व्यक्तिवाचक में कर रहे हैं। पहले हमने व्यक्तिवाचक से जातिवाचक में बदला, अब उल्टा बता दिया कि जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा में प्रयोग। कई बार जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग किसी व्यक्ति विशेष के लिए भी होने लगता है, जैसे उन दिनों पंडित जी देश के प्रधानमंत्री थे। अब पंडित, सब पंडित, ये तो जाति है, पंडित क्या होगी, जातिवाचक, लेकिन इसमें पंडित जी का संबोधन किसके लिए किया गया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए, तो ये क्या हो गया, व्यक्तिवाचक, व्यक्ति विशेष हो गया, व्यक्ति विशेष का नाम हो गया। ऐसे महात्मा जी ने अहिंसात्मक आंदोलन का पक्ष लिया। अब महात्मा, जितने भी महान पुरुष हैं उनको महात्मा ही कहा जाता है, लेकिन इसमें महात्मा जी है तो ये जाति, लेकिन इसमें व्यक्ति विशेष के रूप में इसका प्रयोग किया गया। कौन है ये, महात्मा गांधी। शास्त्री जी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री थे। अब शास्त्री, जितने भी जो शास्त्री लगाते हैं अपने पीछे, ये जाति है, लेकिन जाति से इस जाति विशेष को किसमें बदल दिया गया, व्यक्ति विशेष। शास्त्री जी कौन हो गए, लाल बहादुर शास्त्री के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया गया। तो पंडित जी, महात्मा और शास्त्री जी ये जातिवाचक है, लेकिन इनका प्रयोग किसमें हुआ है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में हुआ है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है सर्वनाम या प्रोनाउन। संज्ञा था नाउन, यह है प्रोनाउन। अर्थ, सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम, अर्थात जो शब्द सबके नाम के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं या हो सकते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। दूसरे शब्दों में संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। चलिए अब ठीक से एक्सप्लेन करती हूँ। सर्वनाम का मतलब कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे सीता खाना खाती है, अब सीता की जगह अगर मैं यूज करतूं वह खाना खाती है, तो वह क्या हो गया, सर्वनाम। ठीक है,
संज्ञा के स्थान पर मैंने दूसरे शब्द का प्रयोग कर दिया, उसको क्या कहेंगे? सर्वनाम। कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। चलिए, पुरुषवाचक सर्वनाम मैंने बोला 3 प्रकार के होंगे, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। पहले तो पुरुषवाचक सर्वनाम होते क्या है कि किसी भी प्रसंग में वक्ता के सामने 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। कौन कौन से? एक तो वह स्वयं होता है, दूसरा सुनने वाला होता है और तीसरा जिसके बारे में बातचीत हो रही होती है। उसी के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। चलिए प्रथम पढ़ते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, बोलने वाला, लिखने वाला, अपने से संबंध रखने वाला जिन सर्वनामों का प्रयोग करते हैं उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं, मेरा, हम, हमारा, मुझको, हमको, मैंने, हमने, मुझे, हमें, मतलब जो बोल रहा है उसको हम बोलेंगे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, वक्ता या लेखक सुनने वाले अथवा पढ़ने वाले के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करते हैं उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे तू, तुम, तेरा, तुम्हारा, तुझको, तुमको, तुझे, तुम्हें, अपने को, अपने आदि। मतलब जो सुन रहा है अथवा पढ़ने वाला है उसको क्या कहेंगे? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक में क्या आ जाएगा? वक्ता या लेखक सुनने और पढ़ने वाले के अलावा जब हम तीसरे के बारे में बात करते हैं उसको क्या कहेंगे? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। इसमें क्या क्या आ जाएगा? जैसे वे, वह, वे, उन्हें, दूसरे के बारे में बात कर रहे हैं हम कि वो कैसा है, उन्हें। ठीक है, अब जैसे गांधी जी सच्चे स्वतंत्रता सेनानी थे, उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। यहाँ आपका विशिष्ट प्रयोग हुआ है, जैसे आपका, तो आपका ये किसके लिए इस्तेमाल हुआ? गांधी जी के लिए। यहाँ गांधी जी लिखा है, यहाँ आपका, आपका किसके लिए प्रयोग हुआ है? गांधी जी के लिए ही हुआ है। तो तू सर्वनाम का प्रयोग या तो अत्यंत समीपता, आत्मीयता, प्यार और दुलार प्रकट करने के लिए होता है या अनादर और हीनता दिखाने के लिए। जैसे हे भगवान तेरी माया भी निराली है, ये समीपता दिखा रहा है भगवान से। ठीक है, माँ तू जल्दी आ, इसमें प्यार दिखाया गया, आत्मीयता दिखाई गई। अरे नालायक तू इधर क्यों नहीं आता, इसमें अपमान किया गया, नालायक कहा गया बच्चे को। ठीक है, समझ में आ गया ये सब आपको? आगे बढ़ते हैं। सर्वनाम हमने पढ़ लिया पुरुषवाचक। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना या कर्म के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह, ये, वह, वे, उन्हें, इन्हें, यह, ये, इन्हें, इनका प्रयोग समीप की वस्तुओं के लिए प्रयुक्त होता है, जबकि वह, वे, उन्हें, उनका दूर की वस्तुओं के लिए प्रयोग होता है। सामने जो बड़ा सा घर दिखाई दे रहा है वह मेरा है। शर्मा जी का घर यह नहीं वह है। मैं कुछ पुस्तकें लाया हूं, इन्हें तुम रख लो। अब देखो निश्चयवाचक में क्या आ गया कि कुछ चीजें पास के लिए बोली गई है, कुछ दूर के लिए। ठीक है, जैसे सामने जो बड़ा सा घर दिख रहा है वह मेरा है। क्या बताया गया है? इशारा किया गया है कि जो सामने तुम्हें घर दिख रहा है वो मेरा है। ठीक है, वह मेरा है, मतलब वो मेरा घर है। ऐसे शर्मा जी का घर यह नहीं वह है। पास वाला यह घर नहीं है शर्मा जी का, वह वाला घर है। मैं कुछ पुस्तकें लाया हूं, इन्हें तुम रख लो। ये समीपता पास के लिए यूज किया गया। ठीक है, इसको कहेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, इस प्रकार से पास और दूर की बात बताता है उसे क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब अनिश्चयवाचक में कोई चीज निश्चित नहीं है, इसमें चीजें निश्चित थी। निश्चयवाचक सर्वनाम में चीजें क्या है? निश्चित है। और अनिश्चयवाचक में चीजें निश्चित नहीं है। किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना या आधार के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। कोई, किसी, कुछ, प्राणियों के लिए कोई, किसी सर्वनाम लगते हैं तथा पदार्थों के लिए कुछ लगाया जाता है। जैसे कुछ मात्रा, मतलब पता नहीं कितनी क्वांटिटी है, 1 किलो है, आधा किलो है, कुछ है। ठीक है, मतलब मात्रा निश्चित नहीं है। निश्चयवाचक में निश्चित थी, इसमें निश्चित नहीं है। जैसे शायद दरवाजे पर कोई है, मतलब कोई दरवाजे पे खड़ा है लेकिन आपको नहीं पता कि वो कौन है, तो ये क्या हो गया? अनिश्चयवाचक। मतलब आपको उस व्यक्ति की जानकारी नहीं है। कोई दरवाजे पे तो है लेकिन आपको पता नहीं है कौन है। ऐसे ही रास्ते में कुछ खा लेना। अब रास्ते में क्या खा लेना? कुछ खा लेना, कुछ भी खा लेना। कुछ पर्टिकुलर बताया नहीं गया कि आपको क्या खाना है,
मतलब निश्चित नहीं है कि आपको क्या खाना है, तो इसको क्या कहेंगे? अनिश्चयवाचक। समझ में आ गया होगा आपको, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक। निश्चयवाचक में चीजें निश्चित होती हैं और अनिश्चयवाचक में चीजें निश्चित नहीं होती, उनके बारे में आपको जानकारी नहीं होती। अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसमें क्वेश्चन किया जाता है, प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, इसको कहेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों में किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना या व्यापार के बारे में प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, किसे, किसने, क्या, कब, ये सब क्वेश्चन है ना, ये सब सर्वनाम इसमें प्रयुक्त होंगे। अब इसमें दिया गया है जैसे दीवार के ऊपर कौन बैठा है, कौन बैठा है और हर एक के पीछे प्रश्न चिन्ह लगा होगा, तो आपको समझ में आ जाएगा ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन से हो जाएंगे? जिसमें किसी प्रश्न का बोध हो और उसके पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हो, जैसे ये वाला, तो वो क्या हो जाएंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। अगला है संबंधवाचक सर्वनाम। इसमें संबंध दर्शाया जाता है, ठीक है, आपस में कि चीजों का क्या रिलेशन है। जिन सर्वनाम शब्दों में दो भिन्न बातों का संबंध प्रकट हो, मैंने कहा ना संबंध जताया जाता है, अथवा जो प्रधान वाक्यों से आश्रित वाक्यों का संबंध जोड़ते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें क्या होगा? जो, सो, वह, जो, जिसे, वही, किस, जिसको, उसको, जिसे, उसे, जिसकी, उसकी, ये सब इसमें आ जाएंगे। जैसे जो करेगा सो भरेगा, इसमें आपको क्या बता दिया गया? संबंध बता दिया गया कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, कि अच्छा करोगे तो तुम्हें अच्छा फल मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा फल मिलेगा। संबंध आ गया दो बातों का। मेरा जो भाई तुम्हें मिला था वह सामने खड़ा है, मतलब किसी को पॉइंट आउट करके बताया गया है कि जो भाई तुम्हें मिला था वह सामने खड़ा है, कि जो तुमसे मेरा भाई मिला था वो सामने खड़ा हुआ है। भाई क्या हो गया? मेरा और उस लड़के का क्या संबंध हो गया? कि वो मेरा भाई है। इन वाक्यों में संबंध का बोध हो उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगला है निजवाचक सर्वनाम। ये अपने लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। जैसे निजवाचक सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम का ही एक भेद है, परंतु कुछ विद्वान इसे अलग मानते हैं। है तो पुरुषवाचक का ही एक भेद, लेकिन कुछ लोग इसको क्या कहते हैं? अलग मानते हैं। परिभाषा: वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, अपने आप, स्वयं, खुद। जैसे मैं अपना काम स्वयं करता हूं, स्वयं क्या हो गया? निजवाचक। मैं अपना काम आप करता हूं, आप भी क्या हो गया? निजवाचक, ठीक है। अपने लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द कि मैं स्वयं चला जाऊंगा, स्वयं क्या हो गया? निजवाचक, अपने लिए यूज किया गया है, ठीक है। मैं अपना बैग खुद उठा लूंगा, अपना, ये भी क्या हो गया? निजवाचक। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए विशेषण। विशेषण क्या है? एडजेक्टिव। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण। कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसको हम कहेंगे विशेषण। जैसे काली गाय अधिक दूध देती है, तो गाय की विशेषता क्या है? वो काली है। और दूध क्या है? दूध कितना देती है? अधिक। अधिक उसकी विशेषता होगी, ठीक है। चरित्रवान व्यक्ति अच्छे कर्म करते हैं, व्यक्ति क्या हो गया? उसका विशेषता क्या होगी? वो चरित्रवान है और कर्म उसका कैसा है? अच्छा, ठीक है। तो काली, अधिक, चरित्रवान, अच्छे, ये क्या होगी? विशेषताएं हो गई। अब आगे है विशेषण और विशेष्य। विशेषण क्या होता है? जो विशेषता बताए। और विशेष्य क्या होता है? वो संज्ञा या सर्वनाम के शब्द होते हैं जिनकी विशेषता बताई जाती है। जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट की जाती है उसे विशेष्य कहेंगे, और जो विशेषता सूची शब्द होता है उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण शब्द प्राय विशेष्य से पहले आता है, कि जिसकी विशेषता बताई जाती है, जो विशेष्य है, वो उससे पहले क्या लगता है? विशेषण लगता है। कि किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता जब पहले लगती है, अक्षर पहले ही लगती है, तो उसे विशेषण, विशेष्य कहते हैं। जैसे मुझे मीठे व्यंजन अच्छे लगते हैं, तो व्यंजन क्या हो गया? विशेष्य हो गया। मीठे क्या हो गया? विशेषण हो गया। काली बिल्ली को देखो, बिल्ली क्या होगी? विशेष्य होगी। और काली क्या होगी उसकी? ये हो गया विशेषण। कि बिल्ली की विशेषता क्या है? कि वो काली है, तो बिल्ली को हम कहेंगे विशेष्य, जिसके बारे में या जिसकी विशेषता बताई गई है और उसकी विशेषता क्या है? कि वो काली है। व्यंजन क्या हो गया? विशेष्य हो गया।
और व्यंजनों की विशेषता क्या है कि वो मीठे हैं। 1 किलो चीनी लाओ। अब चीनी विशेष्य हो गया और चीनी कितनी लानी है? 1 किलो, ये उसकी विशेषता हो गई। प्रयुक्त वाक्यों में क्रमशः व्यंजन बिल्ली चीनी विशेष्य है और मीठे काली और 1 किलो क्या होगी? उसकी विशेषता होगी। आगे कुछ और उदाहरण दिए गए हैं। अब देखो, यह छात्र बुद्धिमान है। इस छात्र की विशेषता क्या होगी? कि वो बुद्धिमान है। ये फल बहुत मीठे हैं। फल की विशेषता क्या होगी? मीठे हैं। वह व्यक्ति योग्य है और यदि व्यक्ति ईमानदार हो तो उसका सर्वत्र सम्मान होता है। ठीक है, इस व्यक्ति की विशेषता क्या होगी? ईमानदार। अब विशेषण विशेष्य और विधेय विशेषण, इनमें अंतर क्या है? अंतर यह है कि विशेष्य विशेषण में तो विशेष्य से पहले विशेषण लगता है। जैसे बिल्ली विशेष्य है और काली उसकी विशेषता है, तो विशेष्य से पहले विशेषण लगा है तो उसको हम क्या कहेंगे? विशेष्य विशेषण। और विधेय विशेषण क्या होगा? इसमें विशेष्य के बाद विशेषण लगेगा। पहले आपका विशेष्य आ गया फल, जिसकी विशेषता बताई गई है, और मीठे क्या हो गया? उसकी विशेषता होगी। तो विशेष से पहले आ गया और विशेषता बाद में आ गई, इसको कहेंगे विधेय विशेषण। जैसे यहाँ दिया गया है, चतुर बालक अपना काम कर लेते हैं, तो बालक की विशेषता क्या है? कि वो चतुर है। तो ये कौन सा विशेषण हो गया? विशेष्य विशेषण। अब वह बालक चतुर है, विशेष्य पहले आ गया, चतुर बाद में आ गया, तो ये कौन सा बन गया? विधेय विशेषण। ठीक है, विशेष्य से पहले अगर विशेषण लगता है तो उसे विशेष्य विशेषण कहते हैं, और अगर विशेष्य के बाद विशेषण लगता है तो उसे विधेय विशेषण कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए विशेषण के भेद करते हैं। अब चलिए शुरू करते हैं विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला भेद है गुणवाचक विशेषण। विशेषण का अर्थ ही है गुण। विशेषण का ही मतलब गुण होता है, किसी वस्तु के गुण या उसकी विशेषता बताए उसको विशेषण ही कहते हैं। तो इसमें कहते हैं गुणवाचक विशेषण क्या हुआ? गुण का तात्पर्य केवल अच्छी विशेषताओं से नहीं होता। ठीक है, केवल हम अच्छी अच्छी बातें ही नहीं लेते। यह गुण का तात्पर्य है किसी भी वस्तु या व्यक्ति की विशेष स्थिति, उसकी एक विशेष स्थिति को लिया जाता है, विशेष दशा को लिया जाता है, विशेष दिशा, रंग, गंध, काल, स्थान, आकार, रूप, स्वाद, बुराई, अच्छाई आदि सब आती हैं। अतः जो विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम की उपयुक्त विशेषताओं का बोध कराए उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। और इसमें कुछ चीजें हैं, कुछ प्रचलित विशेषण ये हैं। ठीक, जैसे गुण दोष। इसमें गुण दोष क्या हो जाएगा? अच्छा भी आ जाएगा, बुरा भी आ जाएगा। सरल, परिश्रमी, ईमानदार, सच्चा, झूठा, दानी, दयालु, ये सब गुण दोष आ जाएंगे। अगला है रंग। रंग इसमें काला, पीला, हरा, नीला, चमकीला सब आ जाएंगे। आकार छोटा, बड़ा, ऊंचा, नीचा, गोला, तिकोना, ये सब आ जाएंगे। स्वाद खट्टा, मीठा, मधुर, कड़वा, नमकीन, ये सब आ जाएंगे। स्पर्श में कैसा स्पर्श है? स्वाद हो जाएगा, खट्टा, मीठा, मधुर, कड़वा सब आ जाएगा। ऐसे स्पर्श में कैसा स्पर्श होता है? कठोर हो सकता है, नरम हो सकता है, खुरदरा, कोमल, चिकना, ये सब स्पर्श में आ जाएगा। गंध, सुगंध है, सुगंधित है, दुर्गंधपूर्ण है, खुशबूदार है, ये सब सुगंध में या गंध में आ जाएगा। दिशा, उत्तर, पूर्व, पश्चिम सब आ जाएगा। दशा, कैसी दशा है? स्वस्थ है, बीमार है, रोगी है, ये सब किस में आ जाएगा? दशा में आ जाएगा। अवस्था, अवस्था क्या होती है? बचपना है, बुढ़ापा है, ये सब अवस्थाएं होंगी। स्थान, ग्रामीण है, शहरी है, भारतीय है, रूसी है, ये क्या आ जाएगा? स्थान। और काल में क्या आ जाएगा? आधुनिक है, प्राचीन है, ताजा है, पुराना है, बासी है, ये सब किसमें आ जाएगा? काल में। तो गुणवाचक विशेषण में ये सब चीजें आएंगी। ठीक है, अब अगला क्या है विशेषण का भेद? परिमाणवाचक विशेषण, मतलब क्वांटिटी, मात्रा। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की माप तोल संबंधी विशेषता को प्रकट करे उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पहलवान रोज 4 किलो दूध पीता है, तो ये क्या होगी? मात्रा होगी। कितना दूध पीता है? 4 किलो। वह बाद में कुछ घी भी खाता है, ये भी क्या हो गया? परिमाण हो गया, कुछ। ठीक है, यहाँ 4 किलो दूध का माप है और कुछ घी का माप है। ठीक है, इसमें तो एग्जैक्ट बता दिया, निश्चित अमाउंट बता दिया, इसमें अनिश्चित बता दिया। तो परिमाणवाचक विशेषण में भी 2 प्रकार के आ जाएंगे, निश्चित और अनिश्चित में आ गया। परिमाणवाचक में
नापतोल की चीजें आएंगी, उनकी विशेषता बताई जाएगी। ये दो प्रकार का होगा, निश्चित और अनिश्चित। जिसमें मात्रा निश्चित हो उसे निश्चित परिमाणवाचक बोलेंगे, और जिसमें मात्रा निश्चित ना हो उसको अनिश्चित परिमाणवाचक बोलेंगे। आगे है संख्यावाचक। इसमें संख्याओं का के बारे में बताया जाएगा। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधित विशेषता का बोध कराए उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब इसमें भी निश्चित संख्या हो जाएगी और अनिश्चित। निश्चित संख्यावाचक में हो जाएगा जैसे निश्चित बता दिया जाए, 2, चौथा, 1 दर्जन, पहला, चौगुना, ठीक है। और अनिश्चित में कुछ, सब, थोड़ा, बहुत आदि सब आ जाएगा, ठीक है। इसमें मात्रा मतलब संख्या बताई नहीं गई है और इसमें संख्या बता दी गई है। तो संख्यावाचक भी दो प्रकार का हो जाएगा, निश्चित और अनिश्चित। अब संख्यावाचक का जो निश्चित वाला है इसके भी प्रकार है, ठीक है। जैसे निश्चित में गणनावाचक, जिसमें अंक बोध हो, ठीक है। गणनावाचक में 1, 3, आधा, चौथाई, 5.5 ऐसे आ जाएगा। क्रम बोधक जो क्रम से हो, जैसे पहला, चौथा, दूसरा। आवर्ती बोधक में 2 गुना, चौगुना। समुदाय बोधक, समुदाय में जो हो कि 2 में है ये चीज, 3 में है, 4 में है, 5 में, समूह में हो। और समूचे बोधक में क्या आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, जैसे दर्जन, युगम, जोड़ा, समूचे बोधक कहलाएगा। प्रत्येक बोधक में प्रत्येक, हर एक, हर मास, हर वर्ष, 1-1, 4-4, ये किस में आ जाएगा, प्रत्येक बोधक में। अब अनिश्चित में भी क्या बताया गया है, इसका तो सिर्फ बताया गया है। अनिश्चित कौन से हो जाएंगे, जिसमें कुछ आ जाए, बहुत आ जाए, थोड़े आ जाए, जिसमें मात्रा निश्चित ना दी गई हो। अगला पॉइंट है विशेषण का सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं वो सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह खंबा गिर गया, इसमें वह खंबा कौन सा है, वह, तो वह सर्वनाम खंबे की विशेषता प्रकट करता है, ठीक। आगे है इसके भेद। सार्वनामिक विशेषण भी 4 प्रकार का होता है, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। निश्चयवाचक में ये संज्ञा या सर्वनाम की ओर निश्चयात्मक संकेत करते हैं। जैसे वह किताब उठा दो, जैसे पॉइंट किया गया एक पर्टिकुलर किताब की तरफ कि वह किताब उठा दो। ऐसे इसे नहीं, उस पुस्तक को निकालो। अब इसमें भी किताब बताई गई कि ये वाली किताब नहीं, वो वाली किताब बताओ, निश्चित है वो किताब। और उसको संकेतवाचक भी कहा जाता है क्योंकि संकेत से बताई गई कि ये किताब लो, वो किताब लो, ठीक है, संकेत के द्वारा। अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, कोई आदमी मिलने आया है, कोई, पता नहीं है कौन है, नाम पता कुछ नहीं पता, कोई है, कोई मिलने आया है, बस आप उसको जानते नहीं हो, ठीक। अब थर्ड है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण में कौन लड़का खड़ा है, इसमें क्वेश्चन किया गया है, प्रश्न चिन्ह लगा है। किस पुस्तक को पढ़ूं, क्वेश्चन पूछा गया है, तो जहां क्वेश्चन पूछे जाएं उसको क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। चलो अगला करते हैं। अगला है संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। ये विशेषण एक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ करते हैं। जैसे जो लड़का कल आएगा उसे अभी पहचान लो। संबंध बताया जा रहा है कि जो लड़का आ रहा है उसको अभी से पहचान कर लो उसकी। जिस काम को करना न हो उस पर विचार करना मूर्खता है। इस आप करना नहीं चाहते उस पर विचार करना भी मूर्खतापूर्ण कार्य है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि मुंबई मुझे नहीं जाना और मैं मुंबई का एड्रेस ढूंढती फिर रही हूँ, तो जहां मुझे जाना ही नहीं उसका एड्रेस ढूंढने से फायदा क्या, ठीक। तो इसमें संबंध बताया गया है 2 वाक्यों में। 2 वाक्यों में क्या बताया गया है, संबंध, ठीक है। अब सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में अंतर क्या है। यदि सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग संज्ञा सर्वनाम शब्दों से पहले हो तो ये सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं, और यदि अकेले मतलब संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो तो ये सर्वनाम कहलाते हैं। मतलब सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में अंतर क्या होता है, तो कह रहे हैं कि सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग संज्ञा सर्वनाम शब्दों के पहले होता है तो सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं, और यदि अकेले संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाएं तो उनको सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह लड़का बहुत चालाक है, इसको देखो, लड़का क्या है, संज्ञा है, बहुत चालाक है, तो ये क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण। यह आगे लग गया, विशेषण क्या लग गया, इस लड़के की विशेषता क्या है कि वो चालाक है, तो ये क्या कहला है, सार्वनामिक विशेषण। और अगर हम लिखते यह काफी कमजोर है तो यह, इसमें सर्वनाम, लड़के की जगह सिर्फ यह यूज किया गया, यह लड़का, इसमें पर्टिकुलरली उस लड़के को पॉइंट किया गया कि यह लड़का बहुत चालाक है, तो क्या हो गया, ये सार्वनामिक विशेषण हो गया। और इसमें सिर्फ ये यूज किया गया यह,
संज्ञा के स्थान पर। लड़के के स्थान पे क्या यूज कर लिया, यह काफी कमजोर है, तो ये क्या बन गया, सार्वनाम बन गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला करेंगे हम क्रिया। आगे बढ़ते हैं, आगे करते हैं क्रिया। क्रिया मतलब वर्ब। परिभाषा है जिन शब्दों से किसी कार्य के होने, करने या किसी स्थिति का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे मोहिनी खाती है, मोहन पढ़ रहा है, गर्मी हो रही है, पुस्तक मेज पर है, नदी बह रही है। तो इनमें सब में क्रियाएं लग रही हैं, गाती है, पढ़ रहा है, हो रही है, मेज पर है, बह रही है, तो ये सब क्या होगी, क्रियाएं होगी। ठीक है। क्रिया वाक्य का अनिवार्य अंग है, बिना क्रिया के वाक्य रचना संभव नहीं है। कि हर एक वाक्य में ये क्रिया एक अनिवार्य अंग माना जाता है। जैसे मैं खा रही हूँ, खा रही हूँ क्या होगी, क्रिया। मैं जा रही हूँ क्या होगी, क्रिया। और कह रहे क्रिया के बिना किसी वाक्य की रचना करना संभव नहीं है। अब क्रिया के प्रकार भी दो होंगे, या भेद कह लो, प्रकार कह लो, अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक क्रिया, जिस क्रिया का फल कर्म पर नहीं कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। दूसरे शब्दों में अकर्मक क्रिया में किसी कर्म की आवश्यकता नहीं होती। जैसे मोर नाचता है, मोह नाचता है, इसमें कर्म से नाचना और हंसना, क्रिया में किसी कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ी। ये सीधे सीधे अपने कर्ता पदों से संबंधित है। नाचने और हंसने का आधार कर्मश्य मोर और मोहन है। ठीक है, कि मोर नाच रहा है और मोहन हंसता है। ठीक, तो ये कौन सी क्रियाएं हो गई, अकर्मक क्रिया। ठीक, चलिए अब अगला है सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है तथा जिसके प्रयोग में कर्म की अनिवार्यता बनी रहती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम ने बेर खाया। ठीक है, बेर क्या किए गए, खाए गए। ठीक है, जैसे खाना खाया गया, उसको क्या कहेंगे, सकर्मक क्रिया। यहाँ खाया क्रिया का प्रभाव बेर पर पड़ रहा है। जो क्रिया हुई खाए, वो क्या खाए गए, बेर। तो खाए क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, बेर पर। बेर कर्म के बिना खाए क्रिया पूर्ण स्पष्ट अर्थ नहीं देती, अतः खाए सकर्मक क्रिया है। और कुछ अन्य उदाहरण दिए गए हैं, जैसे अनुराग ने फल खरीदे। क्या क्रिया की उसने, फल खरीदे। राम ने रावण को मारा, तो ये सब क्या होगी, सकर्मक क्रिया। पांचवा पॉइंट आ गया अवयव। इसकी परिभाषा क्या होगी, अवयव को अविकारी भी कहते हैं। अवयव का शाब्दिक अर्थ है जो व्यय ना हो, मतलब जो खर्च ना हो। और अविकारी का अर्थ है जिसमें विकार या परिवर्तन न आए। अतः ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता और जो सदा अपने मूल रूप में बने रहते हैं उन्हें अवयव या अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, मतलब जिनके मूल रूप में कोई परिवर्तन नहीं आए उसे अवयव या अविकारी शब्द कहा जाता है। उनमें कोई विकार या कोई परिवर्तन ना आए, ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं, अविकारी। ठीक है, या अवयव। हिंदी के 5 प्रकार के अविकारी शब्द पाए जाते हैं। 5 कौन कौन से हो जाएंगे, नंबर 1 क्रिया विशेषण, नंबर 2 संबंध बोधक, नंबर 3 समुच्चय बोधक, नंबर 4 विस्मय आदि बोधक और नंबर 5 निपात। अब हम इन 5 की व्याख्या करेंगे। पहले क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बताने वाले अवयव शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जो क्रिया की विशेषता बताए कि कोई क्रिया किस प्रकार से हो रही है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मोहिनी मधुर गाती है। मोहिनी कैसा गाना गाती है, क्रिया क्या हो रही है, गाना। और कैसा गाती है, मधुर। तो ये क्रिया की विशेषता बता रहे हैं कि वो कैसे गाती है, मधुर गाती है। ठीक है। मोहन बिल्कुल थक गया है। गया है क्या हो गया, थक गया, क्या हो गया, क्रिया। बिल्कुल इसकी विशेषता होगी कि वो बहुत ज्यादा थक गया। तो अब जो क्रिया विशेषण है इसके भी 4 भेद हैं। पहला कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और तीसरा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण में कहा गया है क्रिया होने के समय की सूचना देने वाले क्रिया विशेषण कालवाचक विशेषण कहलाते हैं। जो क्रिया होने के समय को बताए कि किस समय वो क्रिया हुई उसको क्या कहेंगे, कालवाचक क्रिया विशेषण। जैसे गीता अभी आई, आना क्रिया हो गई और अभी समय बता दिया कि अभी आई, तो क्या हो गया, यह कालवाचक क्रिया विशेषण। तुम अब जा सकते हो, मतलब अब समय बता दिया। जाना तो जा सकते हो तो क्रिया होगी, अब ये क्या बता दिया, समय बता दिया, तो ये क्या हो गया, कालवाचक क्रिया विशेषण। अगला है स्थानवाचक क्रिया विशेषण।
अब इसमें स्थान बताया जाएगा। क्रिया होने के स्थान या दिशा का बोध कराने वालों को क्रिया विशेषण स्थानवाचक कहलाते हैं। कौन से क्रिया विशेषण कहलाते हैं? स्थानवाचक। जैसे सीता ऊपर बैठी है, बैठना तो हो गया क्रिया, स्थान बता दिया कहाँ पे बैठी है, ऊपर, तो क्या हो गया? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। मोहन अंदर आ गया, आना क्रिया हो गया, कहाँ आ गया? अंदर, कौन सा स्थान बता दिया? आ गया, तो क्या हो गया? ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अगला है परिमाणवाचक, इसमें क्वांटिटी बता दी जाएगी। जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया की मात्रा या उसके परिमाण का बोध कराए उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। वह बिल्कुल थक गया है, उतना खाओ जितना पचा सको, ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाएंगे। रीतिवाचक में क्या हो जाएगा? जिन अविकारी शब्दों से क्रिया के होने की रीति या विधि पता चले कि वो क्रिया किस प्रकार से हुई है, उसको क्या कहेंगे? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जैसे मैं आपकी बात ध्यान पूर्वक सुन रहा हूं, सुनना तो क्रिया विशेषण होगी, और किस प्रकार से सुन रहा है? ध्यान पूर्वक। मैंने उसे भली भांति समझा दिया, तो समझाना तो हो गया क्रिया, और किस प्रकार समझाया उसे? भली भांति, तो ये क्या हो गया? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है। अब जो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, इसके भी प्रकार दिए गए हैं। इसके 10 प्रकार दिए गए हैं। कौन सा? विधि बोधक, निश्चय बोधक, अनिश्चय बोधक, हेतु बोधक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, स्वीकृति बोधक, अवधारणा बोधक, बोधक और आवृत्ति बोधक। विधि बोधक में आ जाएगा जैसे ध्यान पूर्वक, सहसा, हाथों हाथ। निश्चय कोई निश्चित बात हो, जैसे निश्चय बोधक, अवश्य, निसंदेह, जरूर। अनिश्चय में मतलब निश्चित बात नहीं होगी, शायद, संभवतः, प्राय। हेतु बोधक में जैसे क्यों, किस लिए, इसलिए, ये सब हेतु बोधक में आ जाएंगे। निषेध में ना होता है, ना, नहीं, मत, ना शब्द, ना का प्रयोग होता है। प्रश्नवाचक में प्रश्न किया जाता है, क्यों, कैसे। स्वीकृति बोधक में बात मानी जाती है, हाँ, जी, ठीक, सच। अवधारणा बोधक में ही, भी, मात्र, तो। अकस्मिकता बोधक में सहसा, अचानक, एकाएक, ये आएगा। आवृत्ति बोधक में जैसे सरासर, फटाफट, किस आवृत्ति में काम हुआ। ठीक। अब अवयव का दूसरा पॉइंट क्या है? संबंध बोधक। दूसरा प्रकार है संबंध बोधक, इसमें जिसमें किसी का संबंध बताया जाए। वे अवयव जो संज्ञा सर्वनाम के साथ जुड़कर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक अवयव कहते हैं। जैसे खुशी के मारे वह पागल हो गया, मतलब पागल हो गया तो हो गया क्रिया, और कैसे पागल हो गया? खुशी के मारे। संबंध बता दिया। बालक चांद की ओर देख रहा था, बालक किसकी ओर? देखना क्या हो गया? क्रिया। किसकी ओर देख रहा था? चांद की ओर। संबंध बता दिया। मेरे घर के आगे बस स्टॉप है, कि मेरा घर कहाँ पे है? बस स्टॉप के पास। संबंध हो गया। ठीक। उपयुक्त शब्दों में जैसे के मारे, की ओर, के आगे संज्ञा अथवा सर्वनाम का वाक्यों के अन्य शब्दों से संबंध बताते हैं, इसलिए ये संबंध बोधक अवयव है। तीसरा है समुच्चय बोधक। जैसे दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को परस्पर मिलाने वाले अवयव शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे माता और पिता और, मेहनत करता था इसीलिए सफल हो गया, वाक्यांश योजक क्या जुड़ा? इसलिए। तो ये सब क्या कहलाएंगे? समुच्चय बोधक। अब समुच्चय बोधक भी बताया गया, 2 प्रकार का है, समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्यधिकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकरण समुच्चय बोधक क्या होंगे? जो अवयव समान घटक जैसे शब्दों, वाक्यांशों और वाक्यों को परस्पर मिलाते हैं, उन्हें समानाधिकरण अवयव कहते हैं। जैसे और, या, किंतु, इसलिए आदि, ये सब क्या कहलाएंगे? और, या, किंतु, इसलिए, ये सब कहलाएंगे समानाधिकरण समुच्चय बोधक। व्यधिकरण कौन से होंगे? एक या अधिक आश्रित उप वाक्यों को प्रधान वाक्य के साथ जोड़ने वाले अवयव व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। इसमें क्या क्या आ जाएंगे? यदि मैं दौड़कर आता तो उसे बचा लेता, यदि, तो, ये व्यधिकरण हो गए। ठीक है। विस्मयादि बोधक जिसमें हैरानी हो, इसमें क्या क्या आ जाएगा? हर्ष, शोक, आश्चर्य, प्रशंसा, घृणा आदि भाव को प्रकट करने वाले अविकारी वे विस्मय आदि बोधक कहलाते हैं। विस्मय आदि बोधक किसे कहेंगे? परिभाषा क्या हो जाएगी? जिसमें हर्ष हो, शोक हो, आश्चर्य हो, प्रशंसा हो, घृणा हो आदि भावों को प्रकट करने वाले अविकारी शब्द विस्मय बोधक आदि कहलाते हैं। जैसे आहा
कितना सुंदर दृश्य है। ए, यह कैसे हो सकता है? इन में आह और ए विस्मयादि बोधक है। अब विस्मयादि बोधक भी 11 प्रकार के होते हैं। इसमें हर्षबोधक लगेंगे वाह वाह, शोक बोधक लगेंगे हाय आ, आश्चर्य बोधक ओहो ओहो, अनुमोदन बोधक लगेंगे अच्छा हाँ हाँ, घृणा वाले लगेंगे छी हट दिक, स्वीकृति बोधक लगेंगे अच्छा ठीक बहुत अच्छा, संबंध बोधक लगेंगे अरे रे अजी, आशीर्वाद बोधक जीते रहो दीर्घायु, भय बोधक बाप रे हाय ओहो, क्रोध बोधक भी लगेंगे अबे दुत चुप, और चेतावनी बोधक भी लगेंगे बचो होशियार अरे हटो। ठीक है, चलिए अब अगला पॉइंट करते हैं। अवयव किसी शब्द या पद के बाद लगाकर उसके अर्थ में विशेष प्रकार का बल देते हैं, वे निपात या अवधारक अवयव कहलाते हैं। कौन से हैं? जैसे ही, मोहन ही जा रहा है, कि अकेला मोहन ही जा रहा है, मोहन ही लगा के इसको बल दे दिया गया। भी, वह दिल्ली ही जा रहा है, इसमें भी का प्रयोग हो गया कि कहाँ जा रहा है, सिर्फ दिल्ली ही जा रहा है, दिल्ली बल दे दिया। मोहन भी जा रहा है, अब मोहन भी मोहन में भी बल दे दिया भी, वह दिल्ली भी जाएगा, मोहन तो गया ही है, तो मोहन पढ़ता तो है परंतु उसे अच्छे अंक नहीं आते, तो तुम आए तक नहीं तक, तुमने चिट्ठी तक नहीं लिखी, 10 रुपए मात्र मिलेंगे, केवल 10 रुपए मिलेंगे। तो ये सब क्या हो गए? निपात। निपात में क्या होता है? किसी शब्द के साथ उसको लगाकर उस शब्द को बल दिया जाता है। लीजिए स्टूडेंट्स, आपका ये चैप्टर भी खत्म होता है। आई होप जो मैंने पढ़ाया वो आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।